हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया है और इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया है विमेन एम्पावरमेंट को लेकर। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। तो इंडियन सोसाइटी और इसी के साथ में जो आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस है आर्टिकल 21, यहाँ पर इसको यूज़ कर पाएंगे। आप सब लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी, ठीक है, और ये इसमें बहुत ही हाइजीन की नीड हमको पड़ती है और इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये इसमें स्वच्छता जीवन का मौलिक अधिकार है। हाइजीन इज़ अ फंडामेंटल राइट, मतलब वी कैन से कि हाइजीन इज़ अ न्यू फंडामेंटल राइट इन टर्म्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो पीरियड है इस फेज में हाइजीन मिलना इज़ अ फंडामेंटल राइट। और रिसेंटली किसने ये वर्डिक्ट दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। अ लैंडमार्क जजमेंट लिंकिंग हेल्थ, डिग्निटी एंड एजुकेशन। आर्टिकल 21 का जो दायरा है इसमें 3 शब्द आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखो, सबसे पहली चीज है डिग्निटी। डिग्निटी मतलब गरिमापूर्ण जीवन जीना, गरिमापूर्ण जीवन जीना। आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फेज है, ठीक है, या इन नॉर्मल टर्म्स आप उसको पीरियड्स के नाम से जानते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फिनोमेना है। इसमें किसी जेंडर स्पेसिफिक का कोई दोष, कोई गलती या कोई सेमफुल फील करने की यहाँ पे नीड नहीं होती। ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं पावर है प्रोवाइडेड बाय द नेचर टू फीमेल्स। हम उसको इस तरीके से देखते हैं या इस तरीके से चीज़ें घटित होती हैं कि लोगों को मतलब गलत नज़रिए से देखा जाता है, सेमफुल फील करना पड़ता है। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिग्निटी के अंतर्गत आता है, राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है। स्पेशली दिक्कत होती है स्कूल गर्ल्स के साथ, क्योंकि अर्ली जो एज होते हैं वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं, न्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं तो उतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। और स्कूलों में कभी कभार जब इस तरह की घटनाएं घटित हो जाती हैं तो फिर वो बहुत ही एक ऑकवर्ड सिचुएशन को क्रिएट कर देते हैं। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। क्या आया है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड आर्टिकल 21 द राइट टू लाइफ, मासिक धर्म, स्वास्थ्य और अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार है। इसको आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया है। रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल इसमें ऐड किए गए हैं, एक और ऐड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया है कि मासिक धर्म स्वच्छता अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज अ इंडिस्पेबल फ्रॉम द राइट टू लाइफ, ठीक है, अंडर आर्टिकल 21। ये डिग्निटी का मतलब यहाँ पे बताया गया है। गरिमा का अर्थ है कि स्वच्छता की कमी के कारण अपमान, बहिष्कार या पीड़ा के बिना जीवन। स्वच्छता की कमी के कारण किसी को अपमान या बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है तो वह गरिमा का उल्लंघन है। इस बात को ध्यान रखना, गरिमा का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है डिग्निटी मीन्स लिविंग विदाउट ह्यूमिलिएशन, एक्सक्लूजन और सफरिंग ड्यू टू लैक ऑफ हाइजीन। आप अगर हाइजीन के बिना किसी व्यक्ति का बहिष्कार कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को शोषित फील करना पड़ रहा है, तो आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है। और पब्लिक प्लेसेस पे इस चीज़ की श्योरिटी करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ये फुलफिल करना चाहिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्कूल्स। देखो भाई, द इम्पैक्ट ऑन द राइट टू एजुकेशन RT, शिक्षा के अधिकार RT पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। सुविधाओं की कमी शिक्षा में बाधा है, इससे छात्राएं अनुपस्थित रहती हैं, अंततः स्कूल छोड़ देती हैं। लैक ऑफ फैसिलिटीज इज एन इम्पीडिमेंट टू एजुकेशन, इट्स लीड टू एब्सेशन एंड इवेंचुअल ड्रॉप आउट। बेसिकली बेटा ये कहना चाह रहे हैं कि जो लड़कियां हैं वो है स्कूल नहीं आ पाती हैं। और स्कूल क्यों नहीं आ पाती हैं, उसके पीछे वजह यही है कि प्रॉपर जो डिग्निटी के लिए हाइजीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे नहीं मिल पाते हैं और इसके कारण एजुकेशन से दूर हो जाती हैं बहुत सारी बच्चियाँ। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया, आज नहीं पहले से मतलब हमारा जो रूरल एरिया है उस रूरल एरिया में गर्ल्स पहले क्यों नहीं पढ़ती थी? गर्ल्स को क्यों 8th या 9th तक या 10th तक उनकी एजुकेशन थी,
उसके पीछे एक रीजन ये नहीं था कि रिसोर्सेज नहीं थे, अवेयरनेस नहीं थी। एक बहुत बड़ा फैक्टर यही था कि इस फेज में जब गर्ल्स एंटर होती हैं तो फिर वो सोसाइटी एक दूसरे नज़रिए से उनको देखना शुरू कर देती है, तो फिर वो साइड लाइन होना शुरू करते हैं और धीरे 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 वो एजुकेशन से काफ़ी दूर हो जाते हैं। समानता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को इन बाधाओं को हटाना होगा। द स्टेट मस्ट रिमूव दीज बैरियर्स टू इंश्योर सस्टेनेटिव क्वालिटी। अगर आपको सब्सटेंटिव क्वालिटी चाहिए तो इस सब्सटेंटिव क्वालिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, इन बैरियर को हटाना पड़ेगा। मतलब आर्टिकल 14 जो है इक्वलिटी और आर्टिकल 15, ये दो यहाँ पर आपको हिडन देखने को मिल जाएंगे। राइट टू लाइफ तो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, बट 14 और 15 भी हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो शिक्षा के अधिकार पर इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब क्या डायरेक्शन दिए गए हैं, लड़कियों के लिए अलग शौचालय है ना, जेंडर सेग्रेटेड टॉयलेट्स, ये दिशा निर्देश है। पहला, जेंडर सेग्रेटेड अलग शौचालय आपको बनाना पड़ेगा। वाटर कनेक्टिविटी प्रॉपर, उसमें पानी की सुविधा होनी चाहिए। और सोप अवेलेबल, साबुन यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, जो कि बहुत ही रेयर ऑफ रेयर कंडीशन में देखने को मिलती है। पहली चीज़ तो टॉयलेट्स एक ही होते हैं, तो गर्ल्स यूज़ करने से अवॉइड करते हैं। हालांकि प्राइवेट स्कूल्स की एक तारीफ यहाँ पे करनी पड़ेगी कि वो इस मामले में काफ़ी अच्छा काम करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, पर धीरे 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 इंप्रूवमेंट आया है। पर अभी सख्त गाइडलाइन है कि आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, एवरी स्कूल, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, अर्बन एंड रूरल, बेटा ये इसमें कोई अपवाद नहीं है, एवरी स्कूल इसके अंतर्गत आता है, मस्ट हैव फंक्शनल सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स। सिर्फ ढांचा नहीं, फंक्शनल होना चाहिए, ये निर्देश है। प्रत्येक स्कूल, सरकारी और निजी, शहरी और ग्रामीण में लड़कियों के लिए अलग और कार्यात्मक शौचालय होने चाहिए, अलग हों और कार्यात्मक हों, और ये सारी बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए, पहली गाइडलाइन। दूसरा है मुफ्त सैनिटरी नैपकिन, फ्री सैनिटरी नैपकिन यहाँ पर होना चाहिए। स्कूल मस्ट प्रोवाइड फ्री ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन कंप्लेंट विद ASTM D6954 स्टैंडर्ड्स। जो स्टैंडर्ड्स हैं, इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको फ्री ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। ये ड्यूटी है स्कूल्स की, ध्यान रखना। ठीक है, प्राथमिकता बेंडिंग मशीनों के माध्यम से या स्कूल में किसी निर्धारित स्थान पर, मतलब आप कोई बेंडिंग मशीन लगा सकते हैं या कोई प्लेस फिक्स कर सकते हैं जहां पर सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड कराए जा सकें गर्ल्स के लिए। क्योंकि ऑल ऑफ सडन जब कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर वहाँ गिल्टी, रिग्रेट, डिप्रेशन, परेशानी और हंसी और मजाक का पात्र बनाने में हम लोग वैसे ही पीछे नहीं छूटते हैं। तो इसीलिए पहला गाइडलाइन ये है कि आपने प्रॉपर टॉयलेट्स को क्लीन रखना है। एंड सेकंड वन इज दैट कि हमको जो सैनिटरी नैपकिन है ये फ्री प्रोवाइड कराना है एवरी स्कूल को। कोई एक्सक्यूज यहाँ पे नहीं चल सकते, या तो आप बेंडर्स लगा दीजिए, मतलब कोई मशीन रख दीजिए, या फिर कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पर आप इसको प्रोवाइड कराइए। और ये जो ASTM गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, मतलब ऐसा नहीं कि आपने सैनिटरी नैपकिन के नाम पर कुछ भी रख दिया है, वहाँ पे कोई कपड़ा ही रख दिया, नहीं। इट शुड बी प्रॉपर काइंड ऑफ नैपकिन जो यूज़ किया जाता है, तो वह आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ये सेकेंड गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की। तीसरा डायरेक्टिव क्या है, MHM कॉर्नर्स एंड डिस्पोजल। MHM कॉर्नर और निपटान यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। MHM कॉर्नर की आपसे यहाँ पर कोई बात करेगा, मतलब इस तरीके का एक बॉक्स आपके पास होना चाहिए, इसको MHM कॉर्नर के नाम से जाना जाएगा। इसमें इनर वियर होना चाहिए, स्पेयर में इनर वियर अवेलेबल होने चाहिए, स्पेयर में यूनिफॉर्म अवेलेबल होना चाहिए, और डिस्पोजेबल बैग्स इसमें अवेलेबल होना चाहिए, ध्यान रखना। MHM कॉर्नर मस्ट हैव स्पेयर इनर वियर, यूनिफॉर्म एंड डिस्पोजल बैग्स। MHM कॉर्नर में अतिरिक्त यूनिफॉर्म, इनर वियर और डिस्पोजेबल बैग होने चाहिए। मतलब जैसे ये MHM कॉर्नर है, इसमें आपने 5 से 10 कुछ स्पेयर में यूनिफॉर्म रख दिए, ठीक है, आपने इसमें कुछ इनर वियर रख दिए और इसमें डिस्पोजेबल बैग रख दी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल की, ध्यान रखना, ये बच्चों के लिए नहीं है, रखना पड़ेगा, तब जाके आप डिग्निटी को सही तरीके से डिफाइन कर पा रहे हो आर्टिकल 21 के अंतर्गत। ठीक है, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के तहत सुनिश्चित निपटान तंत्र अनिवार्य है। सेफ डिस्पोजेबल मैकेनिज्म मैंडेटरी फॉलोइंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि सरकार ने 2026 के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स भी बनाए, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एक आपको निपटान केंद्र का भी या ऐसा एक बॉक्स भी यहाँ पे रखना पड़ेगा। आप इसको डस्टबिन बॉक्स के नाम से कह सकते हैं। ये सजेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक बात ध्यान रखना, लीगल डेफिनेशन, वेरियर फ्री एक्सेस। तो
आपसे कोई पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े बड़े कौन कौन से सजेशन दिए हैं, आप बता देंगे। 3 ये बड़े सजेशन दिए गए। सबसे पहला है कि टॉयलेट्स होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, आपने कोशिश करनी है कि जो एमएचएम कॉर्नर हो वो काफ़ी बढ़िया तरीके से उपलब्ध हो और उसमें ढेर सारी चीज़ें होनी चाहिए। और थर्ड वन कि जो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन है वह स्कूल को प्रोवाइड कराना है, या तो वेंडिंग मशीन के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर प्लेस पर आप उनको रख सकते हैं। ठीक है, अब साथ में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये आपको बता रहा है कि लीगल डेफिनेशन, बैरियर फ्री एक्सेस, बाधा मुक्त पहुंच की यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं। देखो, ट्रेडिशनल जो डेफिनेशन थी बाधा मुक्त पहुंच में, इससे इसको समझाने की कोशिश की गई है कि आर्टिकल जो 21 है इसमें ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक रैंप है। और ये रैंप किस लिए बनाई गई है? रैंप बनाई गई है ताकि हमारे ऐसे बच्चे जो डिसेबिलिटीज के साथ आते हैं, जो सीने मतलब जो बेसिकली जीना को नहीं चढ़ पाते हैं, उनके लिए रैंप की बात की गई थी ताकि बैरियर फ्री एजुकेशन हो। मतलब हर एक बच्चा स्कूल तक पहुंच सके, किसी प्रकार की कोई कमी उसमें नहीं आए। लेकिन अब इसको हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा। न्यू एक्सपेंडेड डेफिनेशन आपके पास ये है कि स्कूल में सैनिटरी नैपकिन होना अवेलेबल जरूरी है, जिसके कारण कोई बच्ची स्कूल जाने से पहले सोचे नहीं, क्योंकि देखो ये नेचुरल फिनोमेना है, यानी ऑल ऑफ सडन क्रिएटेड होती है। ठीक है, तो इसीलिए अब बैरियर फ्री जो है इसमें रैंप के बारे में नहीं, पैड की कमी भी एक बाधा है जो लड़कियों को स्कूल आने से रोकती है। तो अब इसके भी ध्यान किसको रखना पड़ेगा? स्कूल को रखना पड़ेगा। बहुत ही हिस्टोरिक लैंडमार्क वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, और इसको बहुत बड़े लेवल पर आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी एक बैरियर हैं लड़कियों के आगे बढ़ने में। आपने अपने घरों में एक बहुत बहुत मैथोलॉजिकल फैक्ट को देखा होगा, सॉरी फॉर दैट आपकी इमोशंस अगर यहाँ पर ऐड होते हैं, तो जब मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा होता है गर्ल्स का, तो उनको अवॉइड करना होता है कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस को, जैसे सम पीपल अवॉइड इन किचन, पूजा घर एंड ऑल, और वो उसको पवित्रता और अपवित्रता से रिलेट कर देते हैं। जबकि वास्तविकता हकीकत कुछ और ही है कि आज हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, नाउ वी हैव सैनिटरी नैपकिन्स एंड पैड्स एंड ऑल, तो वो वैसे ही काफ़ी आपने प्रोटेक्शंस मतलब प्रोटेक्टिव हो गया है, मतलब उतना ज़्यादा अब उसमें प्रॉब्लम या इशूज यहाँ पर नहीं हो पाते। इसका पहला जो फैक्टर था वो रिलीफ से था, आराम से था। पहले महिलाएं बहुत सारे काम करती थी, लगातार काम करती थी, तो बहुत हैवी काम करते समय आप अगर इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं तो फिर वहाँ सर्वाइवल क्राइसिस आ जाते थे। तो इसीलिए उस हर जगह जाने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जहाँ पर वो काम करती थी। किस पर्पज से? सेफ्टी के पर्पज से, कि वैसे ही बॉडी काफ़ी वीक हो जाती है, ब्लड का लॉस वैसे ही होता है, तो वो जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो वैसे ही कम हो जाती है। तो कोई ऐसी इशू ना हो, कोई इतना हैवी काम नहीं कर ले जिसके कारण लाइफ सर्वाइवल पे क्राइसिस आ जाए, क्योंकि पहले हैवी काम करने पड़ते थे, खेती करनी पड़ती थी, एनिमल्स को देखना पड़ता था, आटा चक्की चलानी पड़ती थी, सारे हैवी काम करने पड़ते थे। तो एक सेग्रीगेटेड उनको कर देते थे एक पर्टिकुलर प्लेस पर जहाँ पर कोई नहीं जाएगा। और वही ऐसा फेज होता था जहाँ पर महिलाओं को शायद खाना नहीं, मतलब खाना कोई बनाकर प्रोवाइड कराता था, सास ननद जो भी देते थे। वो 4 से 5 दिन का एक रिलैक्सिंग पीरियड था। आजकल टाइम चेंज हो चुका है, बहुत सारी फैसिलिटीज हमने डेवलप कर ली हैं, लेकिन वो हमारी जो सोच है स्टीरियोटाइप वाली, रूढ़िवादी, वो स्टिल कनेक्ट विथ पवित्र और अपवित्रता। अक्सर आपने घर में देखा होगा, नहीं 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 अभी तो पवित्र नहीं है, खाना नहीं बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये था, और अब चीज़ें आपके पास बदल चुकी हैं। तो इस मैथोलॉजिकल जो स्टीरियोटाइप है, प्लीज इससे आपने बाहर आना है। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। अकाउंटेबिलिटी, कंसिक्वेंस फॉर नॉन कंप्लाइंस, जवाबदेही पालन ना करने के परिणाम। प्राइवेट स्कूल जो हैं, निजी स्कूल, विल फेस डी रिकॉग्निशन इफ दे वायलेट दीज नॉर्म्स। बहुत ही स्ट्रिक्ट वर्डिक्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप प्राइवेट स्कूल हैं और अगर इसको हल्के में लेते हैं इन गाइडलाइंस को, तो फिर आपके साथ दिक्कत आ जाएगी। और दिक्कत क्या आ जाएगी कि आपको बंद कर दिया जाएगा। ध्यान रखना, नियमों का उल्लंघन करने पर निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। और गवर्नमेंट जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, द स्टेट गवर्नमेंट विल बी हील्ड डायरेक्टली अकाउंटेबल। सरकारी स्कूलों के लिए राज्य सरकार को सीधे जिम्मेदार ठहराया जाएगा और सीधा सरकार के ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएंगी, सरकार से जवाब माना जाएगा। तो वॉयलेशन के लिए ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, द रोल ऑफ डीईओ, निगरानी तंत्र का बेटा हेड कौन होगा? जिला शिक्षा अधिकारी, द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इसमें हेड होंगे। तो
इनको देखना है टॉयलेट है, पानी है, ठीक है, पैड्स हैं, डिस्पोजेबल सिस्टम है या नहीं है। द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DEO मस्ट कंडक्ट पीरियोडिक इंस्पेक्शन, है ना, प्रेफरेबली एनुअली। जिला शिक्षा अधिकारी को समय समय पर सालाना बुनियादी ढांचे का निरीक्षण करना होगा। इसमें एक थोड़े से चेंजेस करने चाहिए। ये मंथली बजट होनी चाहिए, ये मंथली होनी चाहिए, क्योंकि जब ये एनुअली हो जाती है, पहली चीज पहली, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो इंक्वायरी है वो थर्ड पार्टी होनी चाहिए। DEO के पास इतने सारे काम रहते हैं ऑलरेडी, और सरकारी ऑफिस में आप सबको पता है कि एक दूसरे से जिस तरीके से इन लोगों की जुगलबंदी रहती है तो वो सब एडजस्टमेंट हो जाता है। ये थर्ड पार्टी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में होनी चाहिए, और ऑल ऑफ सडन होनी चाहिए कभी भी, तब जाकर इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। ऐसे तो नहीं करेंगे। हालांकि गलती से भी एक आध स्कूल में वॉयलेशन पाया गया तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगी उसके आधार पर एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इनका जो इंस्पेक्शन है उसमें कुछ इस तरीके के सुधार करके और बेहतर यहाँ पे बना सकते हैं। तो निगरानी तंत्र का हेड कौन होगा, आप इस बात को बता देंगे, ठीक है। जो करिकुलम अपडेट्स है ये कहना चाहते हैं कि हमको ब्रेकिंग दी टैबू, डेफिनेटली हमको टैबू को ब्रेक करना पड़ेगा। हमारी सोसाइटी, हम सब कुछ करना चाहते हैं सब कुछ, लेकिन लाइफ के जो बेसिक्स हैं हम उन पर बेसिक्स पे बात नहीं करना चाहते। फिजिकल एजुकेशन या कोई भी एजुकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये लाइफ के बेसिक्स हैं, अवेयरनेस होनी चाहिए, गलतियां नहीं होती हैं, प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, और लाइफ के लॉसेस भी हमको गलतियों के कारण देखने को मिल जाते हैं, उनको हम अवॉइड कर पाते हैं। तो हमको टैबू को ब्रेक करना है और पाठ्यक्रम में बदलाव लेके आना पड़ेगा। NCERT SCERT मस्ट अपडेट करिकुलम टू कवर मेंस्ट्रुएशन एंड प्यूबर्टी। ये हमको कवर करना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी एज क्या होती है। दिया गया है NCERTs में, बट पढ़ाते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ाते, कि बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, ये तो सही नहीं है। हमारे यहाँ पर जो सेक्स एजुकेशन है वो सही और गलत के आसपास आके खड़ी हो जाती है, जो कि शायद सबसे बेसिक हो सकता है। मेरी बात आपको खराब लग रही हो, पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा। NCERT SCERT को ये पाठ्यक्रम में चेंजेस करने पड़ेंगे। मस्ट इंक्लूड हेल्थ कंसर्न्स लाइक PCOS एंड PCOD टू ब्रेक स्टिग्मा। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं मेंस्ट्रुअल जो फेज है उसके कारण। आपने देखा होगा कि चिड़चिड़ापन एक बहुत बड़ा कॉमन रीजन है उसके पीछे। तो ये सब हमको डिफाइन करने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे कि PCOS क्या होता है, PCODs ये स्वास्थ्य समस्याएं हैं, और इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन है वह नेचुरल फिनोमेना। तो अंधविश्वास को तोड़ना है, टैबूज को तोड़ना है, और एक एजुकेटेड सोसाइटी को हमको यहाँ पे बिल्ड करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पब्लिक अवेयरनेस पे काम करना पड़ेगा, जन जागरूकता अभियान चलाने पड़ेंगे, सोशल मीडिया का आपको यूज़ करना पड़ेगा, टीवी सिनेमा पर आपने एडवाइजरी जारी करनी पड़ेगी, रेडियो पे प्रमोशन करना पड़ेगा, आउटडोर ब्रांडिंग आपने करनी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन ऑन पेट अवेलेबिलिटी मस्ट बी वाइडली एडवर्साइड बाय द दीज चैनल। कहाँ पर पेड अवेलेबल है आपने एडवाइस करने पड़ेंगे, स्कूल में, पब्लिक प्लेसेस में, हॉस्टल्स में, हर एक जगह, क्योंकि ये जो स्टिग्मा है, ये जो बाधाएं हैं, इन बाधाओं को आपको तोड़ना पड़ेगा। नहीं तो आर्टिकल 21 का डायरेक्टली इनडायरेक्टली वॉल्यूशन हो रहा है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के अंतर्गत। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही शानदार वर्डिक्ट है, मतलब आई वेलकम एंड आई अप्रिशिएट कि कभी कभी सुप्रीम कोर्ट इतने शानदार वर्डिक्ट भी यहाँ पर दे देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक बहुत ही शानदार वर्डिक्ट है, आप इस बात को ध्यान रखें, ठीक है भाई। हाई लेवल ओवरसाइट बॉडीज, उच्च स्तरीय निगरानी संस्थाएं यहाँ पर क्या रहेंगी। NCPCR बनाया जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, बेटा ये देखेगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग देखेगा। स्टेट PCR, स्टेट में ये इनके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अदालती निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी यहाँ पर करना। तो चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ये देखें कि आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अब क्या टाइमलाइन और लीगल इंस्ट्रूमेंट है? यस, बिल्कुल है। समय सीमा और कानूनी प्रक्रिया 3 महीने 3 मंथ्स का टाइम दिया गया है। कंप्लाइंस रिक्वायर्ड विथ 3 मंथ, 3 महीने के भीतर जो अनुपालन है ये आवश्यक है, इस बात को ध्यान रखना। कानूनी प्रक्रिया सतत परमादेश, कंटिन्यूस मैंडेमस, प्रगति की निगरानी के लिए कोर्ट मामले को खुला रखेगा। ये मैंडेमस है, ये परमादेश है, आप समझो। आर्टिकल 32 को आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें मैंडेमस परमादेश, एक ऐसा आदेश जो टाला नहीं जा सकता हो, उसको कहते हैं। और ये कोर्ट खुला रहेगा जब तक इनका पालन नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही शानदार वर्डिक्ट दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। शुरुआत हुई कहां से? तो वी ऑल हैव टू बी थैंकफुल जया ठाकुर।
द्वारा जनहित याचिका वकील वरुण ठाकुर के माध्यम से, तो वी ऑल हैव टू रिस्पेक्ट दी जया ठाकुर कि इन्होंने एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फाइल किया। और जब भी हम PIL की बात करते हैं, भगवती साहब हमको बहुत याद आते हैं कि भारत में 1964 के आसपास PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को शुरू करते हैं। बेसिकली ये बताती है कि अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है, कोई पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है, जनहित का मामला है, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग करके उस पर फैसला दे सकता है। तो जया ठाकुर ने ये PIL फाइल की और जस्टिस JB पारदीवाला और R जो महादेवन है, अच्छा जैसे बगाची है ना, उसी तरीके से जस्टिस JB पारदीवाला है। जस्टिस JB पारदीवाला आपको उस हर एक बेंच में मिल जाएंगे जो सोसाइटी से रिलेटेड इशूज़ रहेंगे, सोसाइटी से रिलेटेड इशूज रहेंगे, सोशल स्टिग्मा से रिलेटेड इशूज रहेंगे, वहाँ पर आपको उस बेंच में जस्टिस JB पारदीवाला देखने को मिलेंगे। इनकी एक्सपर्टीज इसमें बहुत शानदार है और बहुत ही अच्छे वर्डिक्ट इनके द्वारा यहाँ पे दिए जाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख लीजिए कि क्या आपसे पूछा जा सकता है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, बहुत ही बड़ा आर्टिकल है, मतलब भारत के संविधान का सबसे बड़ा आर्टिकल इसी घोषित कर देना चाहिए, आर्टिकल 21। और इसमें शामिल कर दिया है बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वह डिग्निटी के अंतर्गत आता है और सेफगार्ड प्रोवाइड कराना पड़ेगा स्टेट को, स्पेशली गर्ल्स और विमेंस के लिए। एजुकेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। RT सेक्शन 19 वेरियर फ्री एक्सेस, बाधा मुक्त पहुंच के बारे में बात करता है कि ये सैनिटरी नैपकिन को बताया गया है। स्टैंडर्ड ASTM-D है ना, ये ऑक्सी बायोडिग्रेडेबल नैपकिन की बात की गई। डेडलाइन है 3 महीने में आपको पूरा करना पड़ेगा। ओवरसाइड ये देखेंगे है ना, और करिकुलम में अपडेट करना है NCERT को, और ये लीगल है, कंटिन्यूइंग मैंडेमस, ये एक सतत परमादेश है, इसका पालन आपको करना ही पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया गया है किसके द्वारा, आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट को यहाँ पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बहुत ही शानदार वर्डिक्ट दिया गया है। आई होप आप इस बात को यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन, फिर अपन आगे बढ़ेंगे कि देखो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी हमारा जो सेल है ना, ये सेल का 31 जनवरी यानी आज ये आखिरी दिन है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। आज है मौका, 77% जो ऑफ है इस ऑफ कॉल होने का, तो आप इसमें एनरोल जरूर करें, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें एनरोल करेंगे। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है, आप इसमें आपके फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा कि किस तरीके से ये भारतीय सोसाइटी में एक बदलाव, एक चेंज लेके आ सकता है। आप इसके बारे में हमें बताएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है भाई। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।